बुला रहा हूँ, आवाज देता हूँ राजेश झा जी को, प्रोफेसर राजेश झा जी। सबसे पहले बधाई राकेश पांडे सर को भी और राजेश झा सर को भी प्रोफेसर बनने के लिए। 2 बार के ईसी सदस्य और एब्जॉर्प्शन की लड़ाई के में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले राजेश झा सर अपनी बात को रखेंगे और अपने पूर्व वक्ताओं की बातों को सुनते हुए उस पर समीक्षा भी अपनी दे सकते हैं। तो राजेश झा सर। धन्यवाद संत जी और रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स और जो हमारे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स और भी जो लोग यहाँ से सुन रहे हैं और रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, जिसमें हम 3 लोग तो फॉर्मर हैं, राकेश भैया भी और अश्वनी भैया भी, और मैं अब फॉर्मर हूँ। एक जो है वो डूटा की वर्तमान में पदाधिकारी हैं और सर्टनली उम्मीद की जाती है कि डूटा के जीबीएम के रिजोल्यूशन का सम्मान करते हुए चीजों को रखा जाए। तो मुझे लगता है हम यूनिटी की बात करते हैं और फिर डूटा जीबीएम के रिजोल्यूशन को हमें बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैं इस बातचीत को एक ट्रिब्यूट के साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है उनको ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए। वो ऐसे जाने जाते हैं बहुत बड़े पत्रकार के रूप में, चंदन मित्रा जी, लेकिन एक उनका जो अनहर्ड एस्पेक्ट है कि वो डूटा के एक्टिविस्ट भी रहे और जो 1977-78 में ऑर्डिनेंस 13 आया, टेम्पररी ऑर्डिनेंस 13 आया, उसके पीछे उनका माना जाता है कि काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उनकी हाल ही में मृत्यु हुई और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिस कॉज के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़ा और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर गए, वो उसके प्रति मैं अपना कमिटमेंट और कन्विक्शन पूरी तरीके से रीअफर्म करते हुए ये बात मैं दोहराना चाहता हूं कि देखिए, एब्जॉर्प्शन की लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। ये बहुत दिल से, अगर आपको नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत लीगल रैशनल अप्रोच लेंगे आप, तो आप डगमगाएंगे। और हम लोगों के लिए हमेशा से दिल का मामला रहा है, क्योंकि हमने खुद 10 साल इस यूनिवर्सिटी में एडहॉक के रूप में काम किया है। और जो विशाल पांडे जी ने दिखाया सारा स्लाइड की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत नजदीक से देखा, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स से मैं एग्री नहीं करता हूं। हमारे डूटा प्रेसिडेंट ने कई बार कहा कि हमने 99% लोगों को रीज्वाइनिंग करा दी। देखिए, बात ऐसी है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वही जानते हैं कि अगर एक बंदा भी पेन में है, उसको क्या पेन होता है जब नौकरी छूटती है। जिस दिन आपकी नौकरी छूटती है ना, तो आपको दुनिया चारों ओर घूमती हुई नजर आती है। आप बस स्टॉप पर भूल जाते हैं, बस स्टॉप पे किसी तरीके से पहुंचते हैं तो आप अपना बस नंबर भूल जाते हैं। घंटों आप बस स्टैंड पे बैठे रहते हैं कि हम जाएंगे घर, तो क्या बोलेंगे। इस पेन को समझने की जरूरत है। मुझे एक एडहॉक टीचर का कोविड के दौरान फोन आया, जब लॉकडाउन था, और बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे थे और उनकी नौकरी छूट गई। वो ओबीसी कमीशन में भी गए, ओबीसी कमीशन में भी लड़े और मुझे भी फोन किया। मैंने अपनी तरफ से उस समय के जो डीन थे, डायरेक्टर थे, उनसे भी बात की, उन्होंने भी बात की प्रिंसिपल से। आपको पता है कि किस तरीके से चीजों को डाइवर्ट किया जाता है। और मैंने ये भी कहा कि अगर टीम जाएगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा।
पेन क्या होता है आप कभी सुनिए कि वो उसकी फैमिली है यहाँ पे, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके पेरेंट्स बिहार के गांव में है जहां वो हर महीने अपने सैलरी से पैसा बचा करके उनके लिए मेडिसिन भेजते हैं। और जब वो ओबीसी कमीशन जाते हैं, लड़ते हैं, अकेले से हैं कोई, और आज भी वो जॉब में नहीं आए हैं। हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, किस स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं? दौलत राम कॉलेज में क्या हुआ, हम जो भी कह दें, हम गए वहां, चीजें कैसे सुलझती हैं, चीजें कैसे होती हैं, हम सब जानते हैं। और एब्जॉर्प्शन की लड़ाई भी, देखिए मैं 3 हिस्से में अपनी बात करूंगा कि एडहॉक के आपने बात की कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, द सिचुएशन हैज फर्दर डिटोरिएटेड बिकॉज आई विल बी आस्किंग, मैं शुरुआत 3 ऑब्जर्वेशन से करूंगा या 3 बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चन से करूंगा। और जो सिचुएशन है उसमें, जैसा मैं बिल्कुल सहमत हूं जो ऑर्गेनाइजर्स ने बात कही कि एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन है, मेरा कहना है कि बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ही सॉल्यूशन है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रोफेसर ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने शो किया कि उन्होंने कॉलेजेस की बात नहीं की, कॉलेज और अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब 5000 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी में, तो 850 वैकेंसी को लेकर के उन्होंने कैलकुलेट किया। इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल है, इसी सितंबर 2019 का आर्टिकल है, क्योंकि जो बात इन्होंने कही कि हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट दिया कि हम 6 महीने में रिक्रूटमेंट करा लेंगे, वो सितंबर के आसपास की घटना है। और आज 2 साल हो गए और क्या रिक्रूटमेंट हुआ, और रिक्रूटमेंट हुआ तो क्या हुआ, 7 साल से पढ़ा रहे लोगों को निकाल दिया गया डिपार्टमेंट में से। एक टीचर ने कहा कि मेरे पढ़ाए हुए लोग जज बन गए, और मेरी एनडीटीवी पे वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो कह रही हैं कि मैंने कितने साल, 30 साल पढ़ाए एक विमेन के रूप में, बिना मैटरनिटी लीव के, बिना इंक्रीमेंट के, इतने सालों के पढ़ाने के बाद आपको कहा जाता है। रोड पे जब आते हैं ना लोग तो पता चलता है कि क्या असलियत होती है। स्टैटिस्टिक्स उस समय हमें याद नहीं आता है। आई डोंट एग्री विद दिस स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए ये जो पूरा लड़ाई है इसको बहुत शिद्दत से लड़ने की जरूरत है। हम पॉलिटिकल हैं, अपॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, एंटी पॉलिटिकल हैं, लेकिन ये बहुत वजूद की लड़ाई है। ये टीचर्स मूवमेंट, आज समझिए कि 19 चंदन मित्रा साहब वगैरह ने जो उस समय लड़ा, 1977-78 में जो लोग हुए, और आज हमारे ही यहाँ नहीं सिर्फ एडहॉक का प्रॉब्लम है, पूरे देश में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग कंट्रैक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, और भी कई तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लीडिंग लाइट रहा है हमेशा से, यहाँ से संघर्ष को दिशा मिलती रही है। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम का सिचुएशन जो है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, वो स्वरूप और बदलता जा रहा है, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, और इसलिए एडहॉक के और टेम्पररी टीचर्स के एब्जॉर्प्शन की लड़ाई जो है वो और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो मैं 2 बातों के साथ शुरू करूंगा कि कैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरी बात, क्यों जरूरत है एब्जॉर्प्शन की लड़ाई को आपको तेज करने की, क्या चुनौतियां हैं, और इस संघर्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये 3 पार्ट में मैं छोटी बात करूंगा, और मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, पूरा कन्विंस्ड हूं मैं, और तरीका भी क्या है ये भी सबके सामने है। जो चंदन मित्रा साहब दिखा गए, उन लोगों के संघर्ष से टेम्पोररी ऑर्डिनेंस 13 आया, वो तरीका है सामने, हो चुका है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स में हो चुका है। आप देखिए तो सही, डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या आज के दिन ईसी रेजोल्यूशन 2007 की क्या स्थिति है, व्हाट इज द सिचुएशन। और मैं उसमें दो चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन द डिपार्टमेंट्स there is no ad hoc appointment taking place
even against the substantive vacancies. Kindly note it down, sir. There are colleges which are not doing ad hoc appointments. और उन्होंने गवर्निंग बॉडी, वहां के प्रिंसिपल्स, जिनको जो कि भाई आज की डेट में सारे ऐसे लोगों को चीफ गेस्ट बनाते हैं जो कि भाई कहीं मंत्री हैं, कहीं यूजीसी के मेंबर हैं, उन्हीं को बनाते हैं, बड़ी करीबी हैं लोग, बर्थडे भी मनाते हैं बुला बुला करके। वो कॉलेज के प्रिंसिपल ने जीबी को कन्विंस कर दिया है कि एड हॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आप गेस्ट अपॉइंटमेंट ही करिए। तो जो 28 अगस्त के लेटर का पोजीशन था, वो पोजीशन तो कंटिन्यू कर रहा है। जवान का आटा लेके आई हूँ, जों का कह रहा था खत्म हो गया, जों का दलिया। जी, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि डिपार्टमेंट में जुलाई 2019 में कुछ एडहॉक्स का अपॉइंटमेंट हुआ, ड्यूली सैंक्शन था यूनिवर्सिटी से, एस्टैब्लिशमेंट से। और मैं बोलूं? करो। यस सर, यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2019 में भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ विद ड्यू सैंक्शन के साथ, और उन लोगों ने 2019 नवंबर तक काम भी किया, उनको हटा दिया गया 28 अगस्त के लेटर के बाद, और उनको सैलरी नहीं दी गई। 5 दिसंबर का लेटर आ गया, सिचुएशन हमने कहा कि भाई 5 दिसंबर लेटर के बाद 28 दिसंबर का लेटर जो है वो नलिफाई हो गया। मैं आपको ये भी अगेन सवाल उठता है, क्या स्थिति है, व्हाट इज द सिचुएशन? 5 दिसंबर लेटर को लेकर के सिचुएशन क्या है? आवर लीडरशिप मस्ट कम आउट कि भाई यूनिवर्सिटी का क्या पोजीशन है। एक तरफ तो वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में 5 दिसंबर के लेटर को यूज करते हैं, दूसरी तरफ जब हम इसी में पूछते हैं कि आप 5 दिसंबर के लेटर को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं इवन रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं है 5 दिसंबर ऑफिशियल। मैं ये बात इसी में हर बार उठाया हूं, दिसंबर 2019 के बाद जब भी हमने लिख करके दिया है, हमने उनको इस बात पे, वहां पे जो बहस होती है वो बहस हुई है। और जो लास्ट मीटिंग 2020 की बात है, जो मीटिंग मैंने अटेंड की थी, उसमें यूनिवर्सिटी ने कहा जब कि भाई हमारे पास तो लेटर आया ही नहीं। हमने कहा कि लेटर आया, यूजीसी का लेटर आया, यूजीसी 5 दिसंबर के लेटर को लेकर के क्या पोजीशन है? क्योंकि अगर 5 दिसंबर का लेटर है तो 28 अगस्त का लेटर को नलिफाई होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अगेन 2020 जुलाई में एडहॉक का अपॉइंटमेंट करते हैं और उनको नवंबर में उनका सर्विसेज खत्म कर दिया जाता है और उनकी सैलरी पे नहीं की जाती है। और उस पे सभी लोगों ने वाइस चांसलर से बात की है, ऐसी बात नहीं है। और लोगों को क्या रिप्लाई मिला है ये भी अच्छे तरीके से पता है। तो जो जेनेसिस है डिस्क्रिमिनेशन का वो ये है कि द अथॉरिटीज आर नॉट ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यूजीसी कहती है, मैं बाकी लोगों ने बता दिया इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगा। यूजीसी कहती है कि 10% से ज्यादा, चाहे वो CS 2010 हो या CS 2018 हो। CS 2018 में तो क्लॉज 12.2 ये भी कहता है कि भाई सारे जो आपके सैंक्शन पोस्ट हैं उसको अर्जेंट आप अंडरलाइन करिए, अर्जेंट बेसिस पे आप उसको फिलअप कर दो। भाई आप अपनी ही बात नहीं मानते हैं, अपने ही रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। इसी रेजोल्यूशन 2007 उसमें साफ कहा गया है कि भाई मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, सारी बातें लिखी हुई हैं जो एडहॉक टीचर्स को मिलना चाहिए। वो खुद उसको नहीं मान रहे हैं, उसको खुद वायलेट कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 25% से ज्यादा टेम्पोररी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसको खुद नहीं मान रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन की बात करिए, क्योंकि आपने खुद अपने रूल्स को वायलेट किया है, हमारा 4-4 और
4-4 महीने पे हमारा अपॉइंटमेंट हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हम सारे क्वालिफिकेशंस फिलअप कर रहे हैं, और आपके यूनिवर्सिटी में पहले हुआ, दूसरे स्टेट्स में हुआ, तो हमें क्यों आप डिप्राइव कर रहे हो? और जो फिजिबल नहीं है कि भाई आप एक बात बताइए, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि 850 वैकेंसीज के अगेंस्ट आपको करीब 10,000 इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, 10,000 लोगों का इंटरव्यूज करना पड़ेगा। अगर आप 30 मिनट्स लेते हैं तो भी 5,000 आवर्स का इंटरव्यू करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कितने सालों तक आपका इंटरव्यू चलेगा। हमारे एक इकोनॉमिक्स के फ्रेंड ने बताया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के इट विल टेक अनदर 10 ईयर्स। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप जो पॉलिसी अटैक है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देख लीजिए, बहुत अच्छे से वर्ड कर देना, यूजीसी रेगुलेशन में कह रहे हैं अर्जेंट कर लीजिए। इधर अर्जेंट क्या होगा, जो एडहॉक अपॉइंटमेंट भी था वो भी बंद हो गया, अब तो गेस्ट अपॉइंटमेंट पे आ गए। सब्सटेंटिव वैकेंसीज के अगेंस्ट गेस्ट अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी खुद कर रही है, कॉलेजेस खुद कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कह रहे हैं कि भाई आप देयर आर सो इस, और एनईपी आया 2020 में, लेकिन इसको लागू होने की प्रक्रिया तो पहले से शुरू हो गई है। आईओई का आप डॉक्यूमेंट्स उठा करके देख लीजिए, उसमें साफ कहा गया है कि भाई इंडस्ट्री से आप ले आ सकते हैं फैकल्टी, फॉरेन फैकल्टी ला सकते हैं, और उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बीओजी चाहेगी उनको आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी। देयर आर सो मेनी एडजंक्ट फैकल्टी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट इसी मीटिंग में अडॉप्ट कर लिया, डिस्पाइट द डाइसेंट बाय द आवर इलेक्टेड डीसी मेंबर सीमा दास एंड अदर्स। देयर आर दूसरी तरफ देयर हैज बीन कंसिस्टेंट अटैक टू रिड्यूस द वर्कलोड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 3rd and 4th अमेंडमेंट से ही शुरू हो गया था, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रजिस्ट किया उस समय जो मूवमेंट चला, आप सबको ध्यान होगा। वरना जो वर्कलोड का नॉर्म्स आ रहा था 22 आवर्स का, वो तो हमारे इवन परमानेंट टीचर्स की वैकेंसीज को प्रॉब्लम करता। दूसरी बात, आज 40% ब्लेंडेड टीचिंग। देखिए कोरोना जब आया, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, और उस समय 2 कमिटीज बनी, नागेश्वर राव कमिटी बनी, उसने कहा कि 40% सीट जो टीचिंग है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए ऑनलाइन में। और हम लोगों ने उस समय भी फॉरवार्न किया था कि आप देखिए इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज आप मूक्स स्वयं ब्लेंडेड टीचिंग के द्वारा आप वर्कलोड को ड्रास्टिकली 40% योर वर्कलोड विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन, देन व्हाट विल हैपन। और उसमें 2 कंडीशनैलिटीज दी हुई हैं कि किस स्थिति में आप मूक्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास टीचर नहीं है, मान लीजिए मेरी नौकरी खत्म हो गई, तो मुझे कहा, आप अगर कोई स्टूडेंट गया, भाई मुझे ये पेपर पढ़ाना है जो राजेश झा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते थे, उनको कहा जाएगा आप बुक से करो। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ कोर्स नहीं है तो किसी भी हालत में ना नया टीचर मिलेगा आपको, न नया कोर्स मिलेगा, तो वर्कलोड आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तीसरी बात देखिए, फंड कट, जो आप समझिए इकोनॉमिक्स, टेम्पररी अपॉइंटमेंट इज स्टिल इन द रूल बुक। हमने कहा कि ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, आप परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी, जब इसी में बात होती थी हमने कहा आप टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते हैं। और जबकि लिखा हुआ है, इसी रिजोल्यूशन में लिखा हुआ है, जो ऑर्डिनेंस 11 है और ऑर्डिनेंस 12 है, उन दोनों में लिखा हुआ है जो 4 महीने से ज्यादा की वैकेंसी होगी तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट होगा। मैंने खुद भी टेम्पररी पढ़ाया है, दैट इज बेटर देन मोर सिक्योरिटी है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं आपको। तो ये क्यों नहीं आप देते हैं? आप चलिए टेम्पररी तो शुरू करिए, क्योंकि सारी जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो एटलीस्ट 4 महीने से ज्यादा की हैं, तो आपको इंक्रीमेंट देना पड़ता है उसमें। ये सारा आज आपके एडहॉक अपॉइंटमेंट को भी बंद करके गेस्ट पे ले जाया जा रहा है, गेस्ट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इसी रिजोल्यूशन। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आज हमारे लेटर्स डूडा की तरफ से भी जो जाते हैं, उसमें इसी रिजोल्यूशन 2007 बिल्कुल गायब है। पता नहीं, मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आता है कि आज, वरना पहले आप लेटर आप कंपेयर करके देख, इसी रिजोल्यूशन 2007 was always mentioned, we started
आवर सेल्स ऐसा लगता है कि इसी रेजोल्यूशन कुछ है ही नहीं। तो ये जो कई तरह की ये जो अटैक है जो आपको इकोनॉमिक फंड कर, इसीलिए आज आपको टेम्पररी नहीं मिल रहा है, एडहॉक पोजीशंस इटसेल्फ इज अंडर थ्रेट, क्योंकि ये आपको और हमने देखिए हर बार जब बजट आता है एडी की तरफ से हम लोग उसका बजट का एनालिसिस करते हैं, एंड फॉर द last years of this government we have seen there has been drastic fund cut on the education. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी बहुत सारे अगर आप प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, हाउ विल यू डू इट? एंड अभी जो एमओयू का डॉक्यूमेंट आया है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इवन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट presenting the facts before the government. If you are expecting कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन will go and say हम ये आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत फेवियन आइडिया है, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि भाई इंटरव्यूज होगा और हम करा देंगे, और बट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन itself is not looking towards you. They are looking towards the ministry and UGC कि भाई वहां वाले क्या चाहते हैं, और उन्हीं के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। एमओयू में उन्होंने लिखा कि हम 8.14 का हमारा ये है 1:14 का एवरेज कर लेंगे अगर हम सारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो ये लिख ही नहीं रहे हैं कि भाई हमारे पास ओबीसी एक्सपेंशन का पोस्ट नहीं आया है, ईडब्ल्यूएस के एक्सपेंशन का पोस्ट नहीं आया है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि ये इसीलिए आपको बहुत कम टाइम आपके हाथ में है एज अ टीचर्स एक्टिविस्ट वर्किंग इन द टीचर्स मूवमेंट। फॉर ऑल ऑफ अस वी आर नॉट लेफ्ट विथ मच टाइम बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है कि नहीं? और आपके ऊपर बिल्कुल इट्स अ रियलिस्टिक अटैक, बहुत सीवियर है। प्रॉब्लम क्या है कि हाउ कैन वी डू? मेरा बड़ा सिंपल, राजेश सर मैंने आपके पास सॉरी सर 2 मिनट और है सर आपके पास जी। 2 मिनट में ही कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ऑल ऑफ अस आर क्लियर वेयर वी हैव टू गो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि टेम्पररी ऑर्डिनेंस 13A के पैटर्न पे हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डूटा एग्जीक्यूटिव का डॉक्यूमेंट है, और पहले था लॉन्ग स्टैंडिंग, बट आप सब थे उसमें हंसराज कॉलेज में जब हुआ, और लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर्स के टर्म को हमने जीबीएम ने अमेंड कर दिया। सो एवरीथिंग इज देयर, ऑर्डिनेंस इज देयर। स्टेट गवर्नमेंट्स के सेवरल नोटिफिकेशंस है। रिसेंटली तो हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, आप वहां से भी उनके पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नथिंग। और लीगल एक यूट्यूब पे है, मैं सबको आमंत्रित करना चाहूंगा। हम लोगों ने एक यूट्यूब पे राकेश खन्ना जो पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, उनका टॉक, और एक लॉयर हैं उनका टॉक, उनका लीगल टिनेबिलिटी है। जो अगर ये हम कहें कि लीगल टिनेबिलिटी नहीं है, अब चैलेंजेस क्या हैं? देखिए देयर आर आउटसाइडर्स का चैलेंज तो मान लो हम लोग टैकल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कन्विक्शन चाहिए आपको, अटैचमेंट चाहिए इस कॉज से। हम कैलकुलेशन पे जाएंगे ना तो मुश्किल होगी। हम देखिए, ये मैं डूटा जॉइंट सेक्रेटरी था जब ये मूवमेंट सेप अप करना शुरू किया था, और मैं उस पहली मीटिंग में भी था जब ये प्रस्ताव एडॉप्ट हुआ था। 6 घंटे तक बहस चली थी, और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डूटा एग्जीक्यूटिव में उस समय रहे होंगे। एंड देयर वाज अ reluctance from the leadership to go with this demand। और इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, बहुत अगर देखिए एक ग्रुप जो है वो ओपन पोजीशन ले रहा है कि भाई वो कभी कहते हैं रेगुलराइजेशन हो जाए, जब हम इसी में वो लिख करके लाते हैं, हमने रेजोल्यूशन दिया हुआ है कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑन द पैटर्न ऑफ द ऑर्डिनेंस 13A, उस पे भी उनका सिग्नेचर है, सारे इलेक्टेड मेंबर्स का सिग्नेचर है। और बाहर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, रेगुलराइजेशन
होना चाहिए विच इज लीगली टेनेबल। भाई आप कहते हो ये फलाना प्रोग्राम होने से पहले एब्जॉर्प्शन कर दो। शिफ्टिंग गोल्स डूटा में भी एग्जीक्यूटिव में भी जब हो गया, आप ऑर्डिनेंस कैसे बनता है हम लोगों को पता नहीं है। ऑर्डिनेंस फॉर्मेशन हो और सर्टेनली उसमें डिफरेंट, जब कोई ऑर्डिनेंस बनता है there are different levels which is involved and we will have to build the movement, but if we will start raising the questions। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि पिछली बार जब मूवमेंट चल रहा था दिसंबर के बाद, एक छोटा सा एक्शन प्रोग्राम तय हुआ कि भाई सारे एमपीज को हम लोग डूटा का डेलीगेशन जाकर के मिलेगा, ठीक है कि नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को। मुझे ये बताइए, मुझे एक फोन एक बहुत बड़े जो लीडर हैं उन्होंने फोन किया कि यार उससे हमारी मीटिंग अरेंज करा दो। भाई मीटिंग तो 1 मिनट में अरेंज हो जाएगी। भाई आप जिनके क्लोज हैं, जिनके यू आर क्लोज टू अ सर्टेन पीपल, उनके साथ आपने क्यों नहीं मीटिंग की है? आज तक वो मीटिंग नहीं हुई है, आज तक डूटा ने नहीं किया। तो जो कन्विक्शन है हमें देखिए, एंड इट्स अ ग्रास रूट मूवमेंट। आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज द प्रेशर हैज कम फ्रॉम द ग्रास रूट एंड वी विल नीड टू अंडरस्टैंड। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शो करता है, जो डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यूज हुए, मैं अपने कॉलेज में मैंने देखा है, देयर वाज अ ऑल एग्रीमेंट। हमारे स्टाफ एसोसिएशन का प्रेशर था, जब इंटरव्यूज हुआ लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए, जो लोग पढ़ा रहे थे, सालों सालों से पढ़ा रहे थे, दे हैड लॉस्ट द जॉब। हमारा एक्सपीरियंस यही है। आज अनयूजुअल सिचुएशन है, इट कैन नॉट बी, एंड वी हैव the administration which pays scant regard to the rules and regulations of this university and the statutory bodies। मैं एक बात कहता हूं और पूरे कन्विक्शन, मैंने डूटा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भी कहा था कि डूटा प्रेसिडेंट को मैंने कहा था, अगर आप कहते हो कि कमिटी ऑन एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, जो मैंने कहा आकर के बाहर रिपोर्टिंग की, आई स्टैंड बाय इट। मैंने कहा सर आप एसर्टेन कर लीजिए, एक डेलीगेशन बना दीजिए जिसमें सारे लोगों को रख दीजिए। मैं तो कहता हूं यहाँ के पैनलिस्टों को ही रख दीजिए और भी सीनियर लीडर को रख दीजिए। ईसी के मेंबर्स अननोन तो नहीं है, वो एसर्टेन कर ले कि वेदर देयर वाज एन अनाउंसमेंट और नॉट। विजिटर नॉमिनी है वहां, चांसलर नॉमिनी है, उनसे भी बात करिए ना कि उन्होंने अनाउंस किया था कि नहीं किया था। और मैंने ये भी कहा था अगर नहीं किया गया है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब तो मैं खैर फॉर्मर हो गया, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। और डूटा प्रेसिडेंट हिमसेल्फ से नहीं मेरे अपने इंफॉर्मेशन है, मेरा अपना नेटवर्क है, एंड आई हैव गॉट द न्यूज दैट दिस वाज अनाउंस्ड। देन व्हाई डूटा इज नॉट फॉलोइंग अप? लीडरशिप इज नॉट फॉलोइंग अप। मेरा एक बड़ा सिंपल, मैं बस 1 सेकेंड और दूंगा। ये जो लीव मिलता है आपको, मैटरनिटी लीव थी, कमिटी अनाउंस हो गया, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो वी हैव सच अ ऑथोरिटी which, so we will have to, as absorption as a movement has to be very careful. We should avoid the divisive strategy। देखिए डूटा जीवीएम का जो विजडम है, कलेक्टिव विजडम है, हम सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एडहॉक एंड टेम्पररी टीचर्स। हम व्यवस्था तो बिल्कुल जिसके साथ भी अन्याय, टीचर्स, हर तबके का टीचर खड़ा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय होता है। हम तो नॉन टीचिंग कंट्रैक्ट, जब हम ईसी में जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स की बात उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की बात उठाते हैं, गेस्ट टीचर्स की बात उठाते हैं, एडहॉक की, परमानेंट, सबकी, स्टूडेंट्स की, आम जनता की, सबकी बात उठाते हैं। लेकिन प्लीज सर, जो एब्जॉर्प्शन का मूवमेंट है ये बहुत, ये देखिए टीचर्स, ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप तभी है जब टीचर्स का मूवमेंट है। और अगर ये आंदोलन कमजोर हुआ तो हमारे लिए आने वाले दिनों में ये जो अटैक्स भी आ रहे हैं ना, उसको सस्टेन करना, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। तो
मेरा मानना ये है कि डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो इंस्टीट्यूशनल बेसिस हैं वही खत्म हो रहे हैं। एंड इन दिस सिचुएशन वी नीड टू मेक आवर एब्जॉर्प्शन मूवमेंट stronger, which has a very strong legal and moral basis. Thank you. थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, बात को सिस्टमिक तरीके से रखने के लिए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई एडहॉक और गेस्ट की, कि गेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट बंद हो गए। वैसे हम तो एडहॉक की व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहते हैं, एडहॉक की जो और एडहॉक को न्याय दिलाते हुए करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब गेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है तो एडहॉक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो सकता? एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क, और इसके पीछे मंशा क्या है इसको भी समझने की जरूरत है, और ये बहुत बड़ा सवाल, ताकि आने वाले वक्त में आप सबको, हम सब गवाह हैं उसके कि किस तरीके से हमारा 4 दिसंबर का आंदोलन शुरू हो गया था, एब्जॉर्प्शन का आंदोलन, और हमारे एडहॉक साथी हमको अपना दुश्मन मान के हमारे खिलाफ बैठे हुए। तो ये जो मंशा है, और इसको वही मंशा दिखती है कि कहीं ना कहीं एडहॉक की जो एब्जॉर्प्शन की मांग है उसको एक तरीके से उसको खत्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एक गेस्ट वाली, और गेस्ट की दशा तो और खराब है। वो तो मतलब कि वो तो मतलब उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर गेस्ट का अपॉइंटमेंट हो सकता है तो एडहॉक का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात है कि जहां पे जैसे कोई परमानेंट फैकल्टी पढ़ा रहा हो, रिटायर हो गया, उसकी जगह पे कोई टीचर नहीं रखते, मजबूर होना पड़ता। एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। राजेश सर, आपने बहुत बातें कही, मैं सहमति बहुत चीजों से रखता हूँ। जैसे आभा मैम से एडहॉक सवाल पूछ सकता, वैसे तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका संगठन भी ड्यूटा का पार्ट है, और तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो मतलब अगर कुछ सवाल उठते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी उंगलियां थोड़ी बहुत तो आपकी तरफ भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे हम उसमें डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में कभी अगर ऐसा आपके ड्यूटा के मेंबर आएंगे जो आपके संगठन से, हम उनसे भी पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। तो इस अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए विशाल, आपने जो क्वेश्चंस हैं आपने नोट किए हैं क्या? ओके ऑडियंस, अब आप राजेश झा सर के लिए आप क्वेश्चंस यहाँ दे सकते हैं। Initially question for Professor Rakesh Pandey. Okay, sir, you can mute yourself, sir. अनम्यूट कर लीजिए सर, आपने को अनम्यूट कर लीजिए। राकेश पांडे सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी कर लिया। So this is all the question of the majority of adults. The next 6 December letter with MHRD, ROD. Okay. The part which is applicable for permanent, means promotion, is being effectively applied by administration as well as all major parties. But when it comes to ad hoc, okay, nothing is there in EC, nothing is there in AC. Even we asked for reporting of that letter, it was not reported, and as a consequence, ad hoc are still under fear. जी, तो आप 5 दिसंबर के लेटर के स्थिति के बारे में आप शायद वो डिस्कस जानना चाहते हैं। सर, इसको थोड़ा स्पष्ट और कर दूं मैं कि 5 दिसंबर का लेटर जो मतलब आया वहां से, वो अगर उसको लागू सही से नहीं कराया गया तो हम एक ऐसे विश्वास कर लेंगे कि नौकरियां भी मिल जाएंगी। उसमें एक सवाल ये भी था, क्यों विशाल? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से 5 दिसंबर का लेटर जो है वो लागू है, और मुश्किल ये हो रही है कि उसको जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए ढंग से, या यूनिवर्सिटी की साइट पे कहीं ना कहीं उसको अपलोड होना चाहिए था, ये मानते हुए कि ये हमारे पास आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके मिसिंग को जिस तरह से डूटा ने भी, मुझे लगता है कि उसको इग्नोर किया हुआ है। ये तो एक सिंपल आरटीआई एक्टिविस्ट भी कहीं ना कहीं इसमें काम कर सकते हैं हम,
और हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, आपने क्यों नहीं इसको वो किया हुआ है, आप इसको कॉग्निजेंस में क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये तो हम पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोर और लेस जहाँ भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं एडहॉक की कंटिन्यूएशन हो रही है, तो ये एक अंडर करंट की तरह तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो जिस ढंग से इसको प्लेस होना चाहिए और एक्सेप्ट होना चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए थे ईसी में, वो नहीं है। मुझे लगता है इसमें तो हमको जोर शोर से करना चाहिए। दिक्कत ये है कि हम एडहॉक, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि गेस्ट क्यों हो रहा है, एडहॉक क्यों नहीं हो सकता, वैसे ही एडहॉक क्यों हो रहा है, परमानेंट परमानेंट क्यों नहीं हो सकता, ये हमने कभी क्वेश्चन किया नहीं। एडहॉक 10 साल से चल रहा है, और उस टाइम में हमने जिस तरह से, अब हम गेस्ट के लिए तो हमको तो एक एक स्टेप पीछे, एक पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल का है ना, कि अब गेस्ट कर रहे हैं तो आप एडहॉक के लिए लड़ लो। हाँ, जब एडहॉक कर रहे थे तो हमको परमानेंट के लिए लगना चाहिए, तो टेम्प्रेरी के लिए लड़ना चाहिए था कि परमानेंट नहीं तो कम से कम टेम्प्रेरी कर दो। और अगर आप रिकॉर्ड पे जाएंगे तो रिकॉर्ड्स में कभी भी शायद मुश्किल से 1 साल का वो पीरियड होगा जो रोस्टर की वजह से कोई नोटिफिकेशन था कि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अपॉइंटमेंट नहीं करने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे इधर वाले 14 से पहले या 14 के बाद, हाँ, कभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एक्सेप्ट वो रोस्टर की वजह से जो दिक्कत हुई थी। तो ये तो एक फैक्ट है। मुझे लगता है कि ये 5 दिसंबर का लेटर से कोई नकार नहीं सकता है कि वो नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट कराना और यूनिवर्सिटी को कॉग्निजेंस में दिलवाना, ये हमारा काम है और करना चाहिए और किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है सर, जो हमारे 1 डे आर्बिट्ररी ब्रेक है, whether you मतलब your entity of saying regularization, so whether this 1 day break, arbitrary break, will create any barrier in regularization process? रेगुलेशन में कहा, ये देखिए, ये जो 1 डे का ब्रेक था उससे जो जब एक्सपीरियंस का काउंट होता है तो उसमें इसको डिनाई हुआ था। जो 1 डे का ब्रेक, अगर आपको ध्यान होगा तो इसके पहले वाला जो रेगुलेशन था 2010 के रेगुलेशन, और 2010 नहीं, 2010 और 2010 से पहले वाले सारे रेगुलेशन में ये लिखा हुआ था कि कोई भी नौकरी जो आप 1 साल से कम पीरियड का करते हो तो उसको आप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते हो। ये एक उसमें डिफाइन किया हुआ था कि एनी सर्विस विच इज लेस देन अ ईयर कैन नॉट बी काउंटेड एज योर एक्सपीरियंस। तो इसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने 1 दिन का ब्रेक करना शुरू किया। अब 1 दिन का ब्रेक, अब का जो रेगुलेशन है 2018 का रेगुलेशन, वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, 1 दिन का ब्रेक से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ढंग से हुई, आपकी सैलरी अगर पूरी मिल रही थी, आपका वर्कलोड अगर पूरा था, तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, जो इस बार हुआ भी है। परमानेंट ये प्रमोशन के टाइम में उन सबको काउंट किया गया है। तो अब 1 दिन के ब्रेक का जो एक जहाँ पे डिसएडवांटेज था वो तो अब नहीं रहा, मुझे लगता है। थैंक यू सर। सर हाँ, अश्वनी सर से पूछा। सर audience are asking that what is your party approach towards this resolution of ad hoc problems and particularly towards this absorption? So you can unmute yourself. Are you listening? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. My position and my group's position vis-a-vis the absorption is very clear. What is DUTA? DUTA is a conglomerate of all political views, all sections of teachers, individuals, and so on and so forth. Even before DUTA had taken a position in the general body, we were categorical about it that one-time regulation meant for absorption is the need of the hour, and that's the only solution to the problem. We stood vindicated in the general body
we as disciplined soldiers of DUTA are committed to upholding it, and we'll stand by you. We'll fight it to its end, to its last. That's all. Thanks, sir. And now Dr. Awadi Tim. And this is particularly a question from me, not from audience. I would like if you are if Duta is opposing NEP, okay, and what I want to say, all the guest teachers are now inviting for NEP. Now, if Duta is taking stand against NEP, okay, and on the other hand, taking Duta does not want to help Duta say that, or some of the CSAs that a guest should also be stand in par with ad hoc. So it is ad hoc which can help you in fighting NEP, not a guest teachers. Guest teacher wants that NEP should be there. So on the one hand, you are saying NEP, you have to fight against NEP. Second, you are inviting guests who want an NEP. NEP should be there. Only ad hoc can help you in the matter of NEP and not guest. So how will you deal with this issue? अनम्यूट कर लीजिए अपने को अब मैम अनम्यूट कर लीजिए you can unmute yourself. I mean, when you say you are inviting guests, I can't understand this thing. What are you saying? मतलब आप थोड़ा अपने प्रश्न को थोड़ा बताइए कि आप किस तरीके से बात को रख रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं? हाँ मैम, if we say that, like on the one hand there are guests, on the second hand there are ad hocs. As an ad hoc, I say that ad hoc have much higher claim than guests. Okay, guests have no claim. I will clearly say. Okay. Now on the other hand, guests are there who is particularly waiting for NEP. So these ad hoc and other can be removed and they get chance. So on the third hand, sometimes if we talk with many members of Duta, they say that we should get equal chance to ad hoc as well as guests also. So whether this I'm saying that whether if we are looking ad hocs and guests at par, so how can you mobilize ad hoc in your struggle against NEP? I want to say that Duta के मेंबर तो टेम्परेरी टीचर्स, परमानेंट और एड हॉक हैं, और अगर आप देखेंगे कि लड़ाई जो हो रहा है वो यही है कि जो हमारे एड हॉक साथी हैं उनकी सर्विस कंडीशंस बेहतर हों, और जो 5 दिसंबर का लेटर लागू है उसको और किस तरीके से, जो आप लोगों ने भी बात रखा था कि कैसे हमारे जो 4 अपॉइंटमेंट लेटर्स होता है उसमें एक रेफरेंस हो। खुद यूनिवर्सिटी ने अभी एक सर्कुलेट किया इंफॉर्मेशन, उसमें जो उन्होंने 20 दिसंबर 2019 में लेटर लिखा वो भी भेजा जिसमें उन्होंने 5 दिसंबर का हवाला दिया। तो ये सारी चीजें हैं, और डूटा का प्रयास सबसे पहले अपने मेंबर्स के लिए रहता है, और लगातार जो लड़ाई चल रही है वो टेम्परेरी और एड हॉक टीचर्स के रेगुलराइजेशन के लिए, इन द सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए चल रही है कि ये लोग परमानेंट हों। ये जो व्यवस्था चल रही है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है ये खत्म हो, यूनियन बचे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेमोक्रेटिक जो हमारे सेटअप हैं जो एक्ट ने हमें दिए हैं, स्टाफ काउंसिल, स्टाफ एसोसिएशन, ये सब बचे रहें। तो हमारा प्रयास, तो जो आप पोस्टर देखेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर फोकस्ड ऑन द इशू ऑफ एब्जॉर्प्शन। जहां तक नेप की बात है, ये जो अभी एक बात रखी गई, राजेश झा ने भी बताया कि कैसे इवन इन कैंपस कॉलेजेस लाइक हंसराज एंड ऑल आज के दिन में सब्सटेंटिव पोस्ट्स पे सिर्फ गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है। और मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जिस तरीके से पार्लियामेंट में झूठ बोल सकती है और बोल सकते हैं कि सिर्फ 58 एड हॉक टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जबकि हर जगह छपा हुआ है कि 4 लाख के ऊपर लोग हैं। वहां पर ये साजिश की तरह जब एड हॉक को देख रहे हैं कि ये मोबिलाइज होकर लड़ सकते हैं और आपको 5 दिसंबर का प्रोटेक्शन उन्हें देना पड़ा, तो मुझे लगता है जो एनईपी की सरकार की तैयारी है वो ये कि आने वाले दिनों में किसी भी नई पोस्ट पे वो एड हॉक को नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा वही उन सारे साथियों के लिए जो भी एड हॉक लगता चला जाएगा, जो भी डूटा का मेंबर बनता जाएगा, हम उसको बचाने की कोशिश में प्रयासरत रहेंगे। और इसी चीज से जो है मुझे लगता है सरकार की एनईपी की तैयारी, जहां तक कि डूटा की एनईपी के लिए तैयारी है, हम आप लोगों से, सारे टीचर्स से तो आंदोलित
आंदोलन करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि ये हम कोई बचने वाला नहीं है। जैसे अश्विनी जी ने भी साफ कहा, इवन परमानेंट टीचर्स आर नॉट सेफ। मुझे लेबल कर दिया जाएगा एज अ बैड टीचर, बीओजी को 1 मिनट लगेगा कि यू हैव नॉट पब्लिश्ड एनी पेपर इन लास्ट 3 years, you are out of the system, you are not productive, you have, so we are fearing all of the service assault on the service conditions, tenure track, there is no sense of permanent teacher, and there is nothing like seniority. So these are the conditions under NEP and BOG and all that, and we are fighting it. But when we give a call for any movement, it goes to all our students, concerned citizens. That way, young researchers, if they see that, you know, there will be no jobs henceforth for them also. जब आप देखिए ना कि जब गेस्ट ही हो जाएगा सब लोग, तो जो एडहॉक है वो भी तो गेस्ट लगेगा, परमानेंट को भी गेस्ट पे आना पड़ेगा। तो हम तो सब सारी व्यवस्था में लड़ने को तैयार है। तो ये सिर्फ ये कि गेस्ट के लिए कुछ लड़ा जा रहा है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले फ्यूचर टीचर्स क्या चाहिए होंगे। तो जो आज के दिन में गेस्ट के थ्रू धीरे धीरे एडहॉक बनता है, आप सबकी यात्रा सेम रही है। मैंने भी पहले कुछ महीने गेस्ट पढ़ाया मिरांडा, उसमें फिर परमानेंट एडहॉक पढ़ाया 5 साल, फिर मैं परमानेंट हुई। तो सबकी यात्रा रिसर्च स्टूडेंट की वहीं से शुरू होती है। अगर वो खुद से एनईपी के मूवमेंट में जुड़ते हैं और हमारा कॉल जाता है रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को कि आप एनईपी के विरोध में आइए, तो वो अलग बात है कि उनके हमें जरूरत है सारे लोगों की। लेकिन इस ये बात कि एडहॉक टीचर नहीं लगाए जाएंगे और गेस्ट लगाए जाएंगे, ये साजिश सरकार की है। और जिन जिन कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है उनके नाम आप देखिए और उसमें क्या स्ट्रक्चर निकलता है वो देखिए, और आपको समझ आएगा कि ये तैयारी है कि कल को डिस्प्लेसमेंट पे हंगामा नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि गेस्ट टीचर डूटा का पार्ट नहीं है, और बहुत सारे गेस्ट टीचर्स का भी डिस्प्लेसमेंट होता है या कुछ होता है, उसमें हम प्रयासरत उस तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि डूटा के पास फुल टाइम जो एक वर्क है, अगर आप मानेंगे, is basically to protect each and every teacher and want you to become permanent, and therefore our fight towards absorption. And the first success for the thing of absorption is that people who are in the system remain part of the system. Therefore I said that आप कितने ही पूरे समय के लेटर्स देखेंगे, हमने कहा स्टैगर्ड वर्कलोड से किसी टीचर का हानि नहीं हो सकती। 12 टीचर्स जो विवेकानंद में जा रहे थे, उसको 2-2 बार पेंडेमिक में, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो डूटा के एक्टिविस्ट हैं, किसी भी शेड के हों, अगर वो अपनी हेल्थ क्राइसिस को लेते हुए, फैमिलीज की रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हुए बार बार पब्लिक डोमेन में उतर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, ये कन्विक्शन दिखाता है। मुझे नहीं मालूम है कि राजीव रे जो कोविड से ग्रस्त हुए, हम सब जो 7 अप्रैल को एब्जॉर्प्शन के लिए मार्च हुआ और उसके बाद बहुत सारे साथी की डेथ भी हुई, उस समय 2 मूवमेंट दोबारा शुरू हो रहे थे दिल्ली सरकार के ऊपर और एब्जॉर्प्शन के लिए 7 अप्रैल को, उसके बाद मैं भी बीमार पड़ी। अगर डेथ के चैलेंज को लेकर भी हम लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये दिल से लड़ने जैसी बात और क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि वी आर ऑल कमिटेड, वी डोंट सी दिस एज अ इशू ऑफ एडहॉक टीचर्स, वी सी इट एज अ इशू फॉर द यूनिवर्सिटीज टू सर्वाइव, फॉर our union to survive. Another 5 years, half the teachers or permanent teachers will retire. Where is DUTA? DUTA will be out. DUTA का एक इतिहास है जिसका इस्तेमाल हमने और आपने किया है, और उस इतिहास को बचाने के लिए, फ्यूचर तक ले जाने के लिए आपका परमानेंट होना, एक साथी का परमानेंट होना जरूरी है। और जिस तरीके की छल 2013-15 में हुई, नंदिता नारायण ARSD कॉलेज गई ये कहने के लिए कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में उसी का अपॉइंटमेंट कीजिए जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो किन लोगों ने होट किया, किन लोगों ने होट किया, ये भी बात होनी चाहिए। जो डूटा ने कमिटीज बनाई उसमें किस किस लोगों ने मेहनत करके एब्जॉर्प्शन के ऊपर डाटा कलेक्ट करके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये भी बात होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आज के दिन में मिस इन्फॉर्मेशन इज समथिंग विच डैमेजेस मूवमेंट्स। दिस इज व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस द नेशन। वी हैव टू बी कमिटेड आवरसेल्व्स। झूठे कोई सही अगर पोस्टर पे लिखा है एब्जॉर्प्शन, आप भीड़ में शामिल होइए, आप आइए वहां सरकार को ललकारिए, तब जाकर आप सफल होंगे। और आप उन सारे लोगों का रास्ता बंद करते हैं जो इस मूवमेंट के साथ अगर कोई धोखा देना चाहता है, तो आपका प्रेजेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ। और हम सब मिलकर इसको लड़ना चाहते हैं, तो ये लेबल कर देना, मैं समझती हूँ कि अगर मुझे 1 महीना कोविड हुआ, मेरे सारे परिवार को हुआ, तो क्या ये डूटा के लिए योगदान नहीं है? और ये क्या दिल से लड़ी हुई लड़ाई नहीं है? तो ये जो एक लेबल चल रहा है, अजीब सी बात। और ये मैं आपको बता दूं कि डूटा उस हर लड़ाई को जीता है जिसमें तर्क रहे हैं, जिसमें हिम्मत रही है। जब जब हम लोगों को सड़क पे उतार पाए हैं, हमने वो हर लड़ाई लड़ी है, तर्कों के साथ लड़ी है। क्योंकि आम आदमी आपकी लड़ाई से तब जुड़ता है जब वो तर्क पूर्ण होती है, तर्कों के
अलावा सिर्फ इमोशन, यस मोरल स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन इसको कैसे मटेरियलाइज करवाना है। जहां जहां स्टेट यूनिवर्सिटीज में एब्जॉर्प्शन हुआ वहां स्टेट गवर्नमेंट्स को रेगुलेशन लाने पड़े। वाइस चांसलर्स ने कुछ नहीं दिया, इस बात को कहना चाहिए। और इसी तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमें जो रिजॉल्व मिलेगा वो सरकारों से मिलेगा। अब अगर हम सरकार को खाली छोड़ देंगे और नौकर के ऊपर बोलेंगे तो नौकर तो कभी कुछ देने नहीं वाला। ये मेरी पक्की इसमें अंडरस्टैंडिंग है। एंड वी नीड टू हैव द फोकस एंड वी नीड टू फाइट फॉर दिस एंड वी आर ऑल कमिटेड। वी आर ऑल कमिटेड। यहाँ जितने डूटा के एक्टिविस्ट है, अश्विनी जी, सब लोग 7 अप्रैल को सब चले। तो वो अगर अपने डेथ को भी लेकर साथ चल रहे हैं तो इससे ज्यादा कमिटमेंट मैं समझती नहीं हूँ कि इसमें कोई डिवीजन है या कुछ है। आप जितना इस चीज को धुंधला अपने लिए करेंगे उतना आप कंफ्यूज होकर अपने ही मूवमेंट से दूर हो जाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड वी वांट टू विन दिस बैटल। मैम एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। मैं बस आपका 1 मिनट के अंदर उसका आंसर चाहूंगा कि मैम एनईपी पे हम सबको एतराज है और एनईपी के प्रोटेस्ट में हम सब कल थे भी और इसके पहले एब्जॉर्प्शन के लिए भी था। यस मैम एब्जॉर्प्शन पे भी था, बहुत चीजों पे था। मैं इसी से जोड़ के पूछना चाहता हूँ मैम कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या जो एनईपी का जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर अटैक नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और इसीलिए हम दोनों मूवमेंट को साथ ही रखें। अगर अटैक हो रहा है बिल्कुल, तो क्या हमने जो 4 दिसंबर का आंदोलन है पूरी शिद्दत के साथ लड़ा? आप इमोशन की बात कर रही हैं और क्या हमारे पास आर्गुमेंट नहीं थे? देखिए ऐसा है, तथ्यों की कमी थी? नहीं देखिए ऐसा है कि उस मूवमेंट के साथ संत, आपको मालूम है पूरे देश में जो है कोविड ने एक सिचुएशन पैदा किया जिसमें कंटिन्यू नहीं हो पाया मूवमेंट। आपका मूवमेंट चला, लेकिन जब मैं ये समझती हूँ जो मेरा 14 साल का वो है मूवमेंट का, कि आपको बार बार अपना वेव बनाकर हिट करना पड़ेगा सरकारों को, क्योंकि जब तक आप थ्रू रिपोर्टिंग सरकार को नहीं लड़काते और न्यूज़पेपर को हर रोज एक नया चीज चाहिए और आपको वो नया इवेंट बना के अपनी बात को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो आप इस ओकेजन को बनाइए। अब ये हुआ कि 4 दिसंबर में जिस वजह से ब्लास्ट हुआ, देखिए जो 25 नवंबर 2019 में जीबी हुई, 125 लोग थे डूटा की जीबी में, और उसके बाद डूपा का जो खेल हुआ जिसने ये कह दिया कि अब तो गेस्ट ही लगेगा इसलिए एडहॉक को हम नहीं कर सकते। उससे पहले मैं, राजीव, हर जगह एसआरसीसी, दयाल सिंह हर जगह एड्रेस करने गए और टीचर्स एजुकेटेड थे, लेकिन उनको ये लगा कि हमारा कंटिन्यू होगा। जब उन्हें डूपा की वजह से लगा कंटिन्यू नहीं होगा तो एक विस्फोट हुआ जिसमें एडहॉक परमानेंट सब निकल कर 8000 लोगों ने डीसी दफ्तर को घेर लिया। हाँ, हम उसमें चाहते थे कि एब्जॉर्प्शन भी रिजॉल्व हो, लेकिन I think there is an honesty in recognizing that yes, we need to now come back with a greater strength. So with COVID also a real situation, we will again have to rebuild. और एब्जॉर्प्शन जहां राजेश झा ने भी कहा, जिस स्टेट गवर्नमेंट्स ने एब्जॉर्प्शन को माना वहां ये मूवमेंट 10-10 साल चला। ये आज आपको प्रमोशन नजर आ रहा है, ये 2008-9 से बंद था। एक पूरा दशक लग गया एपीआई सिस्टम को लड़के सरकार से हटवाने में, और उसमें सारे देश भर में टीचर्स का प्रमोशन हुआ। तो किसी भी मुद्दे को लड़ने के लिए वो जितना ज्यादा पॉलिसी को ललकार रहा होगा उतनी ही उसकी लड़ाई मुश्किल है। जो बात आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि जिस दिन 8000 लोग यहाँ परमानेंट हो गए तो सरकार का एनईपी की धज्जियां उड़ जाएंगी, ये बात सरकार को भी समझ आ रही है। पर आप अगर आम जनता से अपनी बात कहना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको वो ग्राउंड बार बार अपने जोश से भरना पड़ेगा और सरकार को कटघरे में लाना पड़ेगा। जो बात आपको समझ आ रही है वो उनको भी आ रही है। क्यों स्मॉल डिपार्टमेंट में वो टीचर को लगने देंगे? संस्कृत में, बंगाली में, तमाम जगह जहां पे छोटे डिपार्टमेंट है वो कहेंगे स्वयं से पढ़ लें। बीओजी जो होंगे वो यही कहेंगे। तो जो बात आपने कही वो वही फियर सरकार के अंदर है, और उसी फियर को काउंटर करने के लिए हमारे मूवमेंट में एक दोबारा से जोश को होना पड़ेगा। हम दोनों बातों को इकट्ठा करते हुए, कहते हुए, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करते हुए, और ये स्टूडेंट के भविष्य से भी जुड़ी हुई बातें, हम रिटायर हो जाएंगे, कुछ और नौकरियां निकलेंगी, तब लोग क्या परमानेंट हो पाएंगे? ये लड़ाई आपको अगली जनरेशन के लिए भी लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों को साथ लेकर एनईपी की लड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आप सबको उसमें शामिल होने के लिए मैं अपील। उसी लिए मैम यहाँ हम पैनल के रूप में हैं और अलग अलग संगठनों के लोग हैं। अब मैं राजेश झा सर की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे।
Okay, Ma'am, Abha ma'am. yes. No, one from Avadeep ma'am and one from Rakesh, Professor Rakesh Pandey. Both are the same. What are the modalities that are planned by DTF for Avadeep ma'am and NDTF for absorption? देखिए मोडेलिटीज तो हम लोग आप लोग देखिए, आप सब हमारे प्रिय साथी हैं। मैं डूटा में रहकर बहुत ईमानदारी से ये बात कहूंगी कि मोडेलिटीज डूटा ने कई बार तैयारी करने की कोशिश की। इनफैक्ट राजधानी कॉलेज में एक कमेटी बिठाई गई मोडेलिटीज तैयार करने की, और हमें ये लगता है कि हम मोडेलिटीज में नहीं जाएं, हम मूवमेंट चलाएं। उसके बाद जब सरकार पे दबाव पड़े और बातचीत हो, तब हम देखें कि मैक्सिमम हम कितना अपना गेन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज लेकिन लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है, लेकिन हमें रेगुलेशन चाहिए होगा। DTF इज वेरी क्लियर ऑन दिस मैटर दैट दिस इशू इज नॉट गोइंग टू get clinched by your principals, by your governing bodies, by any vice chancellor. If this is going to get clinched by the central universities को जो कंट्रोल करता है, यानी कि सेंटर में जो सरकार है, और उसी को इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा थ्रू अ ऑर्डिनेंस और अ रेगुलेशन। एंड देयरफॉर ये सही है कि मतलब हम लोगों ने भी, क्योंकि राजेश झा ने ये कहा एग्जीक्यूटिव में बोला गया, तब से 0R में ये लगातार मुद्दा उठ रहा है कि आप कमेटी बनाकर इस पे रिकमेंडेशन भेजिए। रिकमेंडेशन से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि 2016 का जो कोर्ट केस है, आपने पढ़ा होगा, 12 पेजेस का है, उसमें साफ लिखा है कि हमने विद इन द सिस्टम अपॉइंटमेंट की बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रेगुलेशन के तहत ही होगा। तो अगर रेगुलेशन को सेट असाइड करना है, वो सरकार के ही अंदर दम है, और DTF के अंदर बहुत बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि सरकार को ही घेरने से बात बनेगी और सरकार को ही घेरा जाए। मोडालिटी बाद में तैयार होगी, बहस के साथ निकलेगी। जितने साथियों का जैसे भी मोडालिटी में मैक्सिमाइज किया जाए, हम चाहेंगे जिन सब साथियों ने पढ़ाया है उनको मिले। हाँ, जहां रोस्टर में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को, आपकी जो सेकेंड ट्रांच OBC पोस्ट आई हैं या EWS की पोस्ट आई हैं, उनसे आपको एक तरीके से वो किया जाए, लेकिन एक लिस्ट बनाया जाए और सीनियरिटी वाइज लोगों को अंदर किया जाए और किसी की भी क्षति ना हो। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार पहले को घेरा जाए, वहां से ही मोडेलिटीज तय होंगी। हम अभी एक मूवमेंट को लेकर आगे चलें। Professor Rakesh Pandey, can you unmute yourself and can tell me what are the modalities of NDTF in this behalf, NDTF? हाँ जी, मैं एक तो मैं बता दूं कि NDTF के बिहाफ में अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास NDTF का सैंक्शन नहीं है कि क्या मैं बोलूंगा। लेकिन मैं अपनी बात जो मैं कहूंगा वो वही मैं NDTF में भी कह रहा हूँ और वही मैं NDTF में भी कहता रहूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि जो मोडालिटीज है उसमें NDTF का मोर और लेस यही स्टैंड रहा है कि लॉन्ग सर्विंग एड हॉक को हम किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज, उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए, और जो लंबी लड़ाई लड़ने वाली है ऑर्डिनेंस बनाना और उसको पार्लियामेंट, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को करने के लिए पार्लियामेंट में जब तक कि हम नहीं पास करेंगे तब तक हम शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे एब्जॉर्प्शन जैसी कोई चीज। हाँ, इसलिए जो है हमारे पास उसमें हम जो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एब्जॉर्प्शन जो प्रमोशन में जो हमने किया है, हमारे पास जो मिला है, कहीं ना कहीं वो अगर इंडिकेशन दें, उसमें एक दो तीन चीजें जो मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रमोशन भी अक्टूबर से शुरू होकर के आज की डेट में प्रमोशन में कम ऑलमोस्ट 5000 के आसपास प्रमोशंस हो गए हैं। इतने कम टाइम में प्रमोशंस हुए हैं, सिलेक्शन कमिटीज बैठी हैं, डिसीजंस लिए हैं। अगर इसको हम थोड़ा मॉडल बना करके रखें तो जो मेथड्स हैं हमारे पास उनमें से भी हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक नया मेथड बनाना, नई चीज के लिए लड़ना और उसमें अपनी शक्ति को झोंक देना, वो कब होगा रियलाइजेशन पता नहीं, लेकिन इस कोशिश में जो प्रोसेस हमारे पास है उसको हम रोक दें। मुझे लगता है ये NDTF की कभी समझ नहीं बनी है कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद हो रही हो, उसको हम रोक करके कोई एक जो दूसरे प्रोसेस की चिंता करें या उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कम से कम NDTF की सोच नहीं होगी। इतना मुझे लगता है कि NDTF की तरफ से मैं ये कह पाऊंगा। धन्यवाद। Professor Rajiv Jha is saying that there is concrete modality approved by DUTA executives. So can Professor
Professor Rajesh Jha can throw light on this. Sir, you can unmute yourself. नहीं, मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मैं वो भी डॉक्यूमेंट आपको निकाल कर दे दूंगा। मैं क्योंकि डूटा का जॉइंट सेक्रेटरी था उस समय, और जब जब एब्जॉर्प्शन का 6-7 घंटे, करीब 6-7 घंटे बहस चली थी और एब्जॉर्प्शन अडॉप्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द ग्रास रूट। देन ये सवाल उठा था उस समय कि मोडेलिटीज क्या होगी एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो मुझे जहां तक मुझे ध्यान नहीं, मैं भी उसका मेंबर था, जो ग्रुप था उसका, एक ऑल ग्रुप, सारे ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमिटी बनी थी। उस कमिटी ने, और उसमें कुछ एडहॉक टीचर्स भी आते थे, ऐसा नहीं था कि वो क्लोज डोर कोई कमिटी थी, और एडहॉक टीचर्स भी आते थे, आप लोग उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। उस पे मोडेलिटीज बनी थी, और उस सारे मोडेलिटीज पे 4-5 पॉइंट है, वो उस पे एग्रीमेंट हुआ। एक चीज पे डिफरेंस था, और वो डिफरेंस किस चीज पे था? लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर्स। हमारा जो ग्रुप था, मैं ऑफिस बेयरर था, इसीलिए जब आप कहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए जिम्मेदारी तो बनती है, और अगर आज ये मूवमेंट नहीं कंक्रीट कोई शेप लेता, मतलब नहीं रिजल्ट तक पहुंच पाता है, तो सब पे जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि लॉन्ग सर्विंग वर्ड मत रखिए, एडहॉक एंड टेम्पोररी टीचर्स। पहला पॉइंट जो यही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल एडहॉक एंड टेम्पोररी टीचर्स, वो लॉन्ग सर्विंग चलता रहा। जब हंसराज कॉलेज में, अगर आप सबको ध्यान होगा, जीबीएम हुआ, और वहां भी इस बात पे डिवीजन हुआ कि लॉन्ग सर्विंग हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग जो एक तरफ थे कि लॉन्ग सर्विंग नहीं हटना चाहिए, उन लोगों ने वोट भी किया, लेकिन मेजोरिटी से। और सो डूटा जीबीएम में इस बात के ऊपर वो मॉडलिटीज भी, जब डूटा एग्जीक्यूटिव से होकर के आई जीबीएम में, तो जीबीएम में भी अप्रूव्ड है, और लॉन्ग सर्विंग जो वर्ड था ओरिजिनल मॉडलिटी में, वो हटा करके अब एडहॉक एंड टेम्पोररी टीचर्स हैं जो भी हमारे यहाँ हैं। तो ये ऑलरेडी मॉडलिटीज बना हुआ है। आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, और मैं तो अपील करूंगा सबको उस मॉडलिटी पे यूनिफाइड होकर के फाइट करना चाहिए। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप्स पे या फेसबुक पे आप उसको अगर लगा देंगे तो बहुत हमारे लिए वो होगा, अच्छा रहेगा, हम सब उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, और उसको सबको देखने की जरूरत भी है। विशाल, कोई और क्वेश्चन सर से? अनम्यूट कर लो अपने को, विशाल, अनम्यूट करो। Just one more question. Okay. As we know that to all of our panel speakers, as we know that Duta, all of you agree that Duta is gradually weakening. Okay, because permanent teacher are reducing in strength, and students will retire also. So why not steps are taken to there should be adult representation in AC, and Duta. All of our speakers can, whoever want to answer this can mute and say. अनम्यूट कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर। संत जी। जी सर। सॉरी, वो जो डॉक्यूमेंट की बात की ना, एक्चुअली मैं किराए के घर में रहता हूँ और टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, तो आप जानते हैं। नहीं, समझ रहा हूँ सर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में बहुत रख नहीं पाता हूँ, लेकिन डूटा के ऑफिस में व्हेन आई एम सेइंग बिकॉज़ आई वाज पार्ट ऑफ इट, ठीक है, एंड देयर आर मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है कि नहीं? सो नहीं, मुझे भी ध्यान है, बिल्कुल ये बात जो राजेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। उसमें वही डिसीजन था कि लॉन्ग सर्विंग रखना है, या आज की ये डेट में जो भी एडहॉक और टेम्परेरी टीचर्स हैं उनसे उनके एब्जॉर्प्शन की बात करनी है, तो फैसला यही हुआ था कि नहीं, लॉन्ग सर्विंग हट जाए और सबके लिए हो, यही बात, फैसला यही हुआ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर दैट। और राजेश सर, आपकी बात पे पूरा विश्वास है, बस हम चाहते थे कि अगर हमारे पास अगर इस तरीके नहीं, मैं वो डॉक्यूमेंट को निकालूंगा क्योंकि इस को लेकर के बहुत डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है, और वो वहां पे है, ठीक है कि नहीं? और उस पे
मेरी समझ से सीधी सीधी बात है कि सभी जो ड्यूटा रेजोल्यूशन पास है उसी पे हमको स्टक करना चाहिए। लॉन्ग टर्मिंग और शॉर्ट टर्मिंग का, और वैसे भी देखा जाए तो 5 दिसंबर के बाद से कोई भी एडहॉक उस समय रहा होगा तो अब तो 2 साल हो गया, और उसके बाद कितने हुए, मैं तो राकेश सर के उद्बोधन के बाद मैं बोल ही चुका हूँ कि हार्डली 50 से 100 के बीच होंगे लोग। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, एक उलझाने का मैटर है। तो मुझे लगता है कि हमको कॉम्प्लिकेट बनाने के बजाय उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमको इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारे सभी साथियों का हो, जो कि राजेश झा सर कहना चाहते हैं। खैर, and this is exactly what everybody has said and reiterated. यस मैम, या यू आर आल्सो सेइंग दैट ये लॉन्ग टर्मिंग मॉडलिटीज की बात आपने सबने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो मॉडलिटीज ऑलरेडी हैं। मॉडलिटीज में अब देखिए, हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के शिकार हो जाएं वो तो अलग बात है। अब हम नहीं चाहते हैं उसको याद करना, वो अलग बात है, लेकिन मॉडलिटीज आर ऑलरेडी देयर एंड दोज हु रेज द क्वेश्चन कि मॉडलिटीज नहीं था, दे देमसेल्व्स वर पार्ट ऑफ द कमिटी एंड यू काइंडली गो एंड फाइंड इन द, मैं इस डिबेट में नाम नहीं लेना चाहूंगा, नेम कॉलिंग इज नॉट राइट थिंग टू डू। वी आर गोइंग थ्रू द मूवमेंट। सॉरी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? एंड दूसरी बात, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ जो आपका ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मैं अभी कोई फॉर्मल ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन ग्रुप में अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं ग्रुप के पोजीशन को भी आपके सामने रख रहा हूँ। और जहां तक बात है उंगली उठने की, देखिए उंगली तो उठना चाहिए और उठाना भी चाहिए, सवाल होने चाहिए, और ये बहुत क्रूशियल इशू है। मैं चाहता हूँ खूब सवाल हो, लोग सवाल करें, एजिटेट करें। हमारे से भी कोई नहीं बात हो पा रही है, आप कहिए, करने के लिए, हमें करने के लिए मजबूर होना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल है। दूसरी बात देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि जो ऑफिस फॉर्मेशन होता है डूटा के अंदर, वो कोई कोलिशन गवर्नमेंट, चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है कि यहाँ कोई स्पॉइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ जिम्मेदारी, और जो भी डिसीजन होता है वो डूटा एग्जीक्यूटिव में डिसीजन होता है, डूटा जीवीएम में डिसीजन होता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के मैं, देखिए, वी आर गोइंग थ्रू अ मूवमेंट, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन शेयर, but this is not the right moment. When the time will come, I will certainly tell everything in no hold barred manner, because मैंने बिल्कुल इस मूवमेंट को बनते हुए देखा है। और एब्जॉर्प्शन के ऊपर या मूवमेंट के लाइन को लेकर के आप लोगों ने देखा है कि भाई 4 दिसंबर के बाद भी जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में भी हमारे डिफरेंसेस किन लोगों के साथ थे। तो कोई, मैं सवाल एब्जॉर्प्शन के ऊपर किन लोगों के साथ थे, मैं आपको बताऊं, पोस्टर पे डलवाने में इतनी मेहनत होती है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। देयर वाज सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। मैं उंगलियां उठाइए, लेकिन आप अगर देखिएगा डूटा के एग्जीक्यूटिव में रिजोल्यूशंस के ऊपर जो वोटिंग पैटर्न है, जो हमारा लाइन है, उसको लेकर के हमारे डिफरेंट ग्रुप्स से डिफरेंसेस हैं, हमें आइसोलेट किया जाता है। लेकिन देखिए 65 इयर्स के भी मूवमेंट के ऊपर हम लड़ते रहे, लोगों ने कहा ये मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वहां पे भी अचीव किया। हमारा कन्विक्शन है और इस मूवमेंट के लिए सर, मैं आपकी बात से, और सर सोनी सर कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राजेश झा कह रहे हैं कि हंसराज कॉलेज में जो जनरल बॉडी की मीटिंग में फैसला हुआ, तो फैसला तो हुआ ही था और डिवीजन से हुआ था ये फैसला जो राजेश झा कह रहे हैं। मगर जो अनरिटन बात थी वो ये थी कि हाउ टू नेगोशिएट। तो ये भी कहा गया था साथ साथ जब पास हो रहा था जनरल बॉडी में कि जब नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे तो वहां हम देख लेंगे कि कहां पर हम अचीव करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये बात हुई थी, विच इज नॉट मेंशन्ड इन द जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस की बात की है, वो कहां पार्लियामेंट की आवश्यकता है। सरकार नॉड करेगी और एनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालय में होगा और तमाम स्टैट्यूटरी बॉडी से होते हुए विजिटर के पास जाएगा, और अगर विजिटर को कोई आपत्ति नहीं होती है तो इनैक्टेड का माना जाएगा।
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ हम में से साथी विश्वविद्यालय में अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि वो किस प्रकार से सरकार पर दबाव डालें। हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए ट्रेड यूनियन, एज ए मेंबर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन जितना दबाव हम सरकारी संगठन होने के नाते डाल सकते थे उतना आज के दिन हम नहीं डाल सकते। भाई बात ये है, अभी हमारे साथी ने कहा आप प्रमोशन के रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, आप उस 5 दिसंबर के रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकते जो रिपोर्ट भी नहीं हुआ। 2 सक्सेसिव वाइस चांसलर, एक हमारे अभी वर्तमान जो वाइस चांसलर है और एक्टिंग वाइस चांसलर और प्रोफेसर योगेश त्यागी, रिपोर्ट ही नहीं किया। कॉलेज के केसेस में तो हम ईडब्ल्यूएस के केसेस को बचा सके, यूनिवर्सिटी में कत्लेआम हुआ भाई साहब, कहां बचा सके। सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। मन में राम बगल में छुरी, जब चाहो तो काटो। तो अगर आप सर आप एक सेकंड, अगर आप हमारे अंदर से लोग कत्लेआम करवाते रहेंगे साथियों का, तो वो हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं वो हम नहीं बढ़ सकेंगे। आप एक देशबंधु कॉलेज में करवा लीजिए, विवेकानंद में करवा लीजिए, XYZ और किसी कॉलेज में करवा लीजिए, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो अगर आप ये काम जब तक आप बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये एडहॉक हमारे साथी जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं, ये सबका है, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। आपको ये अपनी गलती की स्वीकारोक्ति अंदर रखनी पड़ेगी और उसको बाहर लाना पड़ेगा। और हमें वन वॉइस के साथ जो लीगल है, मैं कह रहा हूं लीगली टेनेबल है, ये ऑर्डिनेंस का एनैक्टमेंट के थ्रू, वन टाइम ऑर्डिनेंस एनैक्टमेंट के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जहां आपने डिबेट ओपन किया रेगुलराइजेशन की थ्रू इंटरव्यूज, तो आप रिपीट करेंगे 2013-14 को, आप रिपीट करेंगे लॉ ऑफ एंटिटी को और तमाम वो काले दिन को जिसको कि हम आप बचा नहीं सकेंगे। आज उनका दिन है, कल हमारा भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ जो अश्वनी भैया ने बोला कि देखिए जो हमारे यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, जो भी प्रोविजंस है, सारा चीज है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आता है। ऑल दीज थिंग्स, सिलेक्शन कमिटी, सारी चीजें जो बनती है। और पीछे भी जब एब्जॉर्प्शन हुआ था तो ऑर्डिनेंस के ही थ्रू हुआ था, टेम्पोररी ऑर्डिनेंस, वन टाइम मेजर आया था। तो और जब ऑर्डिनेंस बनता है तो सर्टेनली उसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट, चाहे वो यूजीसी हो, एमओई हो, हम सब जानते हैं। एक हमारे यहाँ बात कही जाती है कि बदफेकौल में ना कुछ मिलेगा नहीं, बदफेकौल नहीं होना चाहिए, हम सब जानते हैं। सही सर, किंतु परंतु से हमको बचना है अगर वास्तव में संत प्रकाश जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूछा, मनोज आपके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे, जब पूछा कि आर दे ऑल सब्सटैंटिव वैकेंसीज, तो बोला यस। तो बोला फिर दिक्कत क्या है, इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, सब्सटैंटिव वैकेंसी है, आपको यकीन नहीं होगा वो फाइल जब मार्क हुई MHRD को, वो किस ठंडे बस्ते में चली गई, वो विश्वविद्यालय तक पहुंच ही नहीं सकती। सर यही बहुत बड़ा सवाल है सर, अश्वनी सर, बस यही बहुत बड़ा सवाल है कि हमने कहीं ना कहीं हमारी असफलता, और बीइंग अ ड्यूटा मैं भी उसको अपना पार्ट मानता हूँ। ऐसा नहीं कि जो ड्यूटा नेतृत्व तो वही उसको माने। और राजेश झा सर जब आप कह रहे थे तो मुझे लगता है कि ड्यूटा में हम सब शामिल हैं और उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ड्यूटा नेतृत्व की है। मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहती हूँ साथियों, जो अभी मैंने प्रमोशंस पे भी बात कहा कि कैसे मिलकर सब लोगों ने किया, लेकिन प्रमोशन की भी जो प्रणाली है वो यूजीसी रेगुलेशन के तहत ही हुआ है। तो इसीलिए आज के दिन में आप देख रहे हो एमफिल पीएचडी डिग्री भी आपको रेगुलेशन के हिसाब से मिलता है। तब मैं समझती हूँ कि हमारा जो बार है ना वो सरकार के ऊपर होगा। तब अगर सरकार वीसी से कहेगी ऑर्डिनेंस बनाओ तो वो बनाएंगे। अगर हमने अपनी लड़ाई को सिर्फ वीसी तक रखा और सरकार को छूट दे दी, तब हमारी लड़ाई जो है फेल होगी। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम वहीं पे ध्यान दें। आभा मैम आपकी अश्वनी सर ये कहना चाहते हैं, अश्वनी सर ये नहीं कह रहे सरकार पे आप दबाव मत बनाइए, आप बनाइए।
तो उसको हम क्यों छोड़े, उसको भी मैंने हमको कहा पढ़ना कि चाहिए। सरकार से नोट आने पर ही यहाँ इनैक्टमेंट होगा, इनैक्टमेंट इनिशिएट होगा। तरफ दबाव बनाना जब ऑर्डिनेंस बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं टैसिट अप्रूवल तो होता ही है, है। ये तो सब जानते हैं। दिस इज द मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी बाय द लीडरशिप। तो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि सरकार को आपको घेरना होगा। ठीक है, वैसे भी अब मुझे लगता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे पैनलिस्ट अभी इसमें एक बात बोल दूं, ये बात भी डूटा जीबीएम रेजोल्यूशन है दैट यूजीसी रेगुलेशन और एमओई का वन टाइम रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसे बाकी सब चीजों के ऊपर आप कह रहे हैं कि डूटा जीबीएम रेजोल्यूशन क्या है, अश्विनी जी ने भी इस बात को दोहराया है और मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ। बहुत क्लियरली अंकित है थ्रू द जीबीएम एप्लीकेशन ऑफ माइंड that this has to come from the government. वोट ऑफ थैंक्स के लिए विशाल को आमंत्रित करता हूँ। विशाल अपनी बात, अपने वोट ऑफ थैंक्स को आप प्लीज गिव योर वोट ऑफ थैंक्स। Just last question, then I will give vote of thanks. Then to all our elite speakers, ma'am, sirs, if resolution has to become from government, okay, then we know it will require a lot of struggle and a lot of time. Till then, how we can only say what it is till December. So at least a movement, at least the reporting of 5th December letter in EC and a uniform appointment letter for all colleges. This should be then done now. You know, on this, if you will let me, I'll just speak on 5 minutes. अगर ये एक कंफ्यूजन यहाँ पे जनरेट हुआ, सरकार ने 3 लोगों को अपना 5th रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन भेजा और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करके फिर लागू करना होता है तो हमें 5 दिसंबर को उठना नहीं था। ये यूनिवर्सिटी को बाध्य किया कि ये आपको करना है, तो ये रिपोर्टिंग आइटम बाकी सारी चीजों की होती है जब लागू किया जाना चाहिए। ये एक ट्रिपेटाइट एमओयू था। यस, हमें इससे आगे चलना है। 5 दिसंबर अगर लागू है तो एक आपका रेफरेंस होना चाहिए उसका लेटर्स में, जो अपॉइंटमेंट का है, जो इशू आपने उठाया है उसको लेकर ऑफिस बेरर्स बात करेंगे और हम अपना एक प्रपोजल वाइस चांसलर को भेजेंगे और हमारे जो ईसी के साथी हैं सीमा दास और वीएस नेगी वो भी उठाएंगे। और दूसरी बात हमें ये कहनी है कि इसके तहत क्या हम लोग छुट्टियों को क्लब कर सकते हैं, क्या मैटरनिटी लीव की सुविधाएं हो, हमें आगे बढ़ना है। एक खतरा जो राजीव ने बहुत तरीके से कहा है, डूटा एग्जीक्यूटिव ने भी अपने बारे में बात रखी है कि इस समय अनफॉर्चुनेटली 2007 क्यों नहीं मेंशन होता, यहाँ पे बोला भी गया था, इसलिए मेंशन नहीं होता कि वहां जो सिलेक्शन कमिटी है दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन कमिटी, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। आपको मालूम है कि गेस्ट अपॉइंटमेंट में भी किस तरीके से डिपार्टमेंट्स का दखल अंदाज शुरू हो गया, जो कि चीज कॉलेज के हाथ में होती थी। हम किसी भी तरीके से 2007 के एडहॉक अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को छेड़ना नहीं कबूल कर सकते। दैट विल बी द एंड ऑफ the college centric appointment and safeguard for teachers. So that has to be kept in mind. But along with that, reading along with 2007, we have to, in fact, जब ऑफिस बेरर्स गए थे MHRD और बहस हो रही थी और हमने जो उनको फर्स्ट ड्राफ्ट लिख कर दिया था यही कहा था कि आप ये लिख दीजिए एडहॉक अपॉइंटमेंट एज पर 2007। उन्होंने लिखने की कोशिश की यूजीसी के ऑफिसर्स ने, देन दे सेड वी कैन नॉट मेंशन इन 2019 a document which is as old as 2007। हम तो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट को भी एक सिलेक्शन कमिटी दे रहे हैं, हम आपको 2007 आज नहीं लिख सकते, तो आप उसको छोड़िए, आप अपने हिसाब से करिए। तो ये समझ हमारे एग्जीक्यूटिव की समझ है, ये मेरी समझ नहीं है। डूटा एग्जीक्यूटिव में ये बार बार चर्चित हुआ है कि हम 2007 को पूरी तरह से खोलने को तैयार नहीं है, उसके अंदर पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार नहीं है, पर हम उसके साथ साथ किन सर्विस कंडीशंस की बात कर सकते हैं, क्या लेटर में एक रेफरेंस हो सकता है, that we should certainly do, and I think we should not give power to Delhi University to adopt or not adopt. That is not an option before them. They have to adopt, they have to adhere to 5th December record of discussion. It is a tripartite MOU. It is a MOU between 3 organizations, UGC, MHRD and Delhi University. UGC was never asked to report it in their commission. And we also do not want any reporting. And वहाँ discussion हो जाए deans का, 26 लोग होते हैं इसी में, कितने elected members होते हैं आप पता कीजिए, कितने लोग आपके हाथ खड़ा करेंगे किसी सपोर्ट में, इस बात को सोचिए। और इसलिए we have to move cautiously on this. नहीं, what you are talking?
Rajesh, let us discuss it with the DUTA executive. I am taking a position which has been discussed in DUTA executive. नहीं, रिपोर्टिंग में each and every letter of MHRD or UGC has to be reported. Yes, but we have to take a strategic position. Yes, it should be reported. You can ask for reporting, but people also tested the reporting. मैं थोड़ा इंटरवीन करूंगा। मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, मुझे लगता है कि हम ड्यूटा से एक अपील बस यही है कि मैम, आभा मैम, अगर हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो मुझे लगता है कि इतने इफ एंड बट्स है कि शायद कभी भी नहीं हो पाए। इवन आपके मैं बता दूं, जहां तक मेरी रिपोर्टिंग आइटम लाने के लिए टेक्निकलिटी नहीं है, हम तो कह रहे लागू है और हम इसको वायलेशन होने नहीं देंगे। दैट इज हुआ ना, इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हुआ ना, ये भी क्वेश्चन है ना मैम, हमारे सामने भी तो। नहीं, देखिए मैम, एक्चुअली हमारी मजबूरी है। एक मिनट, मैं भी 2 टर्म इसी में रहा हूँ। आखिरकार who was I to be there in the विवेकानंद कॉलेज? तो नहीं हुआ ना, फाइनली तो आप लड़के जी। नहीं, 3 मार्च 2016 का लेटर रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ MHRD का? 13 जनवरी 2017 का लेटर रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? That is not a deal between parties. That is just going one way, Rajesh. रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैम, आभा मैम, I am taking DUTA executive. Let us come back to the DUTA executive. राजेश सर, मेरी गुजारिश इसमें कोई DUTA executive की बात ही नहीं है। कोई भी लेटर आता है तो आप रिपोर्ट करना, इट्स अ कंपल्सरी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज द सुप्रीम बॉडी। ये तो हमारे एक्ट का वायलेंस। आप बताइए, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन MOU है, पर वो कवरिंग लेटर के साथ MHRD के द्वारा UGC को कॉपी किया गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेजा गया था और सारे प्रिंसिपल्स को भेजा गया था। और मैं आपके नॉलेज में बता दूं, रिपोर्टिंग तो कोई भी लेटर का होता है। how will you not report? No, I'm saying don't go to technicality में मत जाइए ना। हम तो उसको लागू करवा के रहेंगे, हम यही बोलेंगे। नहीं, वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहे हैं। इसी में जब मैंने सवाल उठाया, दे आर सेइंग कि हमारे पास वो लेटर नहीं आया। तो फिर EWS की जगह UR साथी कैसे काम कर पा रहे हैं? कौन? सुनील सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बीच में? थोड़ा सा अगर इंटरवीन कर दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब सुनाई पड़ रहा है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, ये सब गवर्नमेंटल इशारे पर हो रहा है। पूरा का पूरा जो ये उनकी साजिश के तहत पासिंग द बक वाली बात है कि हम आपको पास कर रहे हैं लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं करना है, वरना किसी भी वाइस चांसलर की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई लेटर को रिपोर्ट ना करे। और तो सर, अगर वायलेशन हो रहा है, मैं बताऊं, इवन जो वर्तमान जो एक्टिंग वाइस चांसलर है, उनसे मेरी एक दिन बड़ी जबरदस्त बहस हो गई थी इस बात पे। बोला नहीं करूंगा, बोला कि नहीं वो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन है, हमारी बात हो चुकी है मिनिस्ट्री में, वो उन्होंने कुछ और कहा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस जरूर है। exactly. तो और तभी वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो उसको तो अगर ये मैंडेटेड था कि अगर उसको रिपोर्ट होना था। नहीं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पोजीशन जो लिया EC में कि इट हैज नॉट कम टू अस, और SOP में लिख रहे हैं। वो तो गलत है। एक्चुअली मुझे लगता है सर, कहीं ना कहीं हमने मौका दिया है यूनिवर्सिटी को कि वो अपना वेटेज ले सकता है। ऑटोनॉमी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट एड हॉक इन एनी मैटर। जिसको मतलब मानना है EC बोलेगा हम कर रहे हैं, नहीं मानना EC बोलेगा नहीं करेंगे। ये तो ऑटोनॉमी के लिए दादागिरी चल रही है, ऑटोनॉमी में नहीं है दादागिरी। एग्जैक्टली, वी कैन से दैट जिम्मेदारी, उस दादागिरी को खत्म करने की जिम्मेदारी तो ड्यूटा की है ना, इसलिए हम ड्यूटा से कहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ खत्म करने का वक्त आ गया है। एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा पैनल डिस्कशन रहा और सभी वक्ताओं ने अपनी बात को बखूबी रखा और मुझे लगता है कि अपने पक्ष को क्लियर करने की कोशिश किया। कभी भी कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर चीज का समाधान तुरंत हो जाए, उस हम प्रक्रिया में है और जिससे जो करा सकता है, हमारा सवाल उससे मैक्सिमम रहता है। तो राकेश पांडे सर जिस एक सत्ता पक्ष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए सर से भी हमारा सवाल रहता है और सर से गुजारिश भी रहती है। और अगर हम ड्यूटा की सत्ता को देखें तो उस सत्ता की नेतृत्व में आभादेव मैम है, इसलिए आपसे भी सवाल है मैम, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सफरर होगा वही तो सवाल पूछेगा ना। तो वी आर द सफरर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर आस्किंग द क्वेश्चन।